Hello everyone, this is Ayushi and I am back with psychology lecture series for class 10. हम चैप्टर 3 मीटिंग लाइफ चैलेंजेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने स्ट्रेस के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि हम उस स्ट्रेस से कैसे डील कर सकते हैं और उससे डील करने के हमारे पास कितने अलग-अलग तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं कि कोपिंग होता क्या है, यानी कि स्ट्रेस से डील करने का मतलब क्या होता है। कोपिंग इज अ डायनेमिक सिचुएशन स्पेसिफिक रिएक्शन टू स्ट्रेस, यानी कि कोपिंग जो होता है वो स्ट्रेस के प्रति हमारा रिएक्शन होता है। हमारे सामने जब कोई भी स्ट्रेस आता है तो हम उसको किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं उसको हम कोपिंग कहते हैं। ये सिचुएशन स्पेसिफिक होता है, यानी कि जिस तरह की परिस्थिति होती है उस तरह का हमारा रिएक्शन होता है। It is a set of concrete responses to stressful situations or events that are intended to resolve the problem and reduce stress. ये coping की definition होती है। ये कहता है कि coping उस तरह का response है stress के प्रति जो कि stress को कम करता है, यानी resolve the problem and reduce stress. The way we cope with stress, या जब हम किसी भी स्ट्रेस से डील करते हैं तो वो हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है, यानी हम क्या क्या एक्सपीरियंस कर चुके हैं अपनी जिंदगी में, किस प्रकार का हमारा व्यवहार रहा है या किस प्रकार के माहौल में हम बड़े हुए हैं, वो डिटरमाइन करता है कि हमारा स्ट्रेस से कोपिंग कैसा हो सकता है। जो लोग होते हैं जो कोपिंग कम कर पाते हैं स्ट्रेस से, उनका नेचुरल किलर सेल्स कम होता है। नेचुरल किलर सेल्स के बारे में हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था। ये एक तरह का व्हाइट ब्लड सेल होता है जो हमारे कैंसर और ट्यूबर से लड़ने में मदद करता है। तो जो लोग स्ट्रेस से अच्छे से कोप नहीं कर पाते हैं, उनके में नेचुरल किलर सेल्स की कमी हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एंडलर और पार्कर, ये जो दो फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने 3 तरह की कोपिंग स्ट्रेटजीज दी है स्ट्रेस से लड़ने के लिए। पहला है टास्क ओरिएंटेड स्ट्रेटजी। इसमें होता है कि हम स्ट्रेसफुल इवेंट के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हम इससे लड़ने के लिए क्या-क्या तरीके अपना सकते हैं और उन तरीकों को अपनाने के बाद उसका क्या आउटकम निकल के आ सकता है। इसमें हम ये भी सोचते हैं कि हम किस प्रॉब्लम को किस सॉल्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं, और इस टास्क ओरिएंटेड स्ट्रेटजी में हम स्ट्रेसफुल इवेंट से डायरेक्टली लड़ते हैं। दूसरा है इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रेटजी। इसमें होता है कि हम खुद को समझाते हैं कि अब इस स्ट्रेस से हम डील नहीं कर सकते और कुछ भी नहीं किया जा सकता है परिस्थिति को बदलने के लिए, इसलिए हम अपनी भावनाओं को दबा कर रख देते हैं। तीसरा होता है अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रेटजी। इसमें होता है कि हम जो स्ट्रेस की सीरियसनेस होती है, यानी कि स्ट्रेस कितना सीरियस है, उसको हम इग्नोर करते हैं, यानी हम समझते नहीं है कि ये जो स्ट्रेस है ये बहुत सीरियस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए एक होटल में टेररिस्ट अटैक हुआ है, वहां की एक जो रिसेप्शनिस्ट है उसे इस स्ट्रेस से लड़ना है। अगर वो टास्क ओरिएंटेड स्ट्रेटजी अपनाती है तो वो ये करेगी कि वो टेररिस्ट से लड़ने के लिए अलग-अलग तरीके सोचेगी, जो भी हॉस्टेजेस हैं उनको बचाने की कोशिश करेगी, दरवाजे बंद करेगी और लोगों को बचाने की कोशिश करेगी। अगर वो इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रेटजी फॉलो करेगी, तो वो ये सोच के एक जगह बैठ जाएगी कि इस सिचुएशन में हम कुछ कर नहीं सकते हैं और वो खुद को समझा लेगी कि मुझे अपने भावनाओं को दबाना है क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकती। तीसरा अवॉइडेंस ओरिएंटेड होगी अगर वो, तो वो ये सोचेगी कि ये जो मैटर है ये बहुत सीरियस नहीं है, तो इससे हम किसी भी तरह से डील कर सकते हैं, इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। तो ये हो गए 3 स्ट्रैटेजीज जो एंडलर और पार्कर ने दी है। नेक्स्ट है कोपिंग स्ट्रैटेजीज जो लजारस एंड फोकमैन नाम के साइकोलॉजिस्ट ने दी है। इन्होंने कोपिंग को कहा है कि ये एक डायनेमिक प्रोसेस नहीं है, यानी कि ये बहुत चीजों से मिलकर नहीं बना है, ये एक सिंगल ट्रेट है। इन्होंने कोपिंग की डेफिनेशन दी है। कोपिंग रेफर्स टू कॉन्स्टेंटली चेंजिंग कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एफर्ट्स टू मास्टर, रिड्यूस और टॉलरेट द इंटरनल और एक्सटर्नल डिमांड्स दैट आर क्रिएटेड बाय द स्ट्रेसफुल ट्रांजैक्शन। ये कहते हैं कि कोपिंग वो चीज होती है जिसमें हम अपने दिमाग और व्यवहार को अच्छे से इस्तेमाल करते हैं
ताकि हम स्ट्रेस की वजह से जो सिचुएशन क्रिएट हुई है उसको कम कर सके और उसको सहन कर सके। इन्होंने 2 तरह की स्ट्रैटेजीज़ दी हैं। पहला है प्रॉब्लम फोकस। इसमें ये कहते हैं कि इसमें जो प्रॉब्लम को अटैक करते हैं और जो इंसान होते हैं वो खुद इस तरह का व्यवहार करते हैं ताकि वो प्रॉब्लम से खुद लड़ सके। इसमें इंसान प्रॉब्लम के बारे में जानकारी हासिल करता है, जिसकी वजह से उसकी अवेयरनेस बढ़ती है प्रॉब्लम के प्रति, वो उसके बारे में जागरूक होता है, उसकी नॉलेज बढ़ती है और उसका ये सब सोचने के बाद उसके पास व्यवहार करने के कई तरीके होते हैं, जिसमें से वो कोई एक चूज़ करके उस प्रॉब्लम से लड़ सकता है। दूसरा होता है इमोशन फोकस। इसमें ये कहते हैं कि साइकोलॉजिकल चेंजेस जो भी होते हैं हमारी ज़िंदगी में, वो हमारे भावनाओं को दबा कर रखते हैं एक स्ट्रेस से डील करने के लिए। इमोशन फोकस्ड में यही होता है कि हम अपनी भावनाओं को दबा कर रखते हैं किसी भी चीज़ से डील करने के लिए। इसके एग्ज़ाम्पल में हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी बच्चे का कल एग्ज़ामिनेशन आ रहा है, अगर वो प्रॉब्लम फोकस्ड स्ट्रैटेजी यूज़ करता है, तो वो एग्ज़ाम के बारे में जानकारी हासिल करेगा, उसे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सोचेगा, अपना स्टडी प्लान बनाएगा और उसी हिसाब से एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करेगा। अगर वो इमोशन फोकस्ड स्ट्रैटेजी अपनाता है, तो वो ये सोचेगा कि मुझे पढ़ाई नहीं करना है, जो भी चीज़ होगी वो खुद से होगी और मुझे जो भी रिज़ल्ट मिलेगा उसके लिए मुझे अपनी भावनाओं को दबा कर रखना पड़ेगा। तो ये हो गई लज़ारस एंड फोकमैन द्वारा की गई कोपिंग स्ट्रैटेजी। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, यानी कि हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में क्या-क्या चीज़ें अपना सकते हैं जिससे हम अपना स्ट्रेस या परेशानी कम कर सकते हैं या उसका इफ़ेक्ट अपने शरीर पर कम कर सकते हैं। इसमें से पहला है रिलैक्सेशन टेक्निक। इसमें क्या होता है कि हम अपने शरीर को रिलैक्स कर देते हैं, उसे शांत कर देते हैं। रिलैक्सेशन टेक्निक जो होती है वो शरीर के निचले हिस्से से शुरू होती है और वो धीरे-धीरे चेहरे की मसल्स को रिलैक्स करती है। इस प्रकार से पूरा शरीर रिलैक्स हो जाता है। इसमें लंबी-लंबी साँस ली जाती है, अपने दिमाग को शांत किया जाता है और अपने शरीर को रिलैक्स किया जाता है। इसकी वजह से हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है और स्ट्रेस की वजह से जो बीमारियाँ होने वाली होती हैं, वो भी कम हो जाती हैं। सेकंड टेक्निक है मेडिटेशन प्रोसीजर्स। इसमें यानी कि ध्यान लगाना किसी भी चीज़ के ऊपर। योगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिटेशन प्रोसीजर है जिसकी वजह से हम अपना स्ट्रेस कम कर सकते हैं। ये हमारे अटेंशन को फोकस करता है और हमें ध्यान देने पे मजबूर करता है जिसकी वजह से हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है। तीसरा है बायोफीडबैक। इसमें क्या होता है कि हम अपनी फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स यानी कि हमारे शरीर में स्ट्रेस की वजह से जो-जो चीज़ें हो रही हैं, हम उनको देखेंगे और उन्हें कम करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम अभी की स्थिति को सही कर सकें। इसके 3 स्टेजेस होते हैं। पहला होता है कि हम अपने शरीर के चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करें, कि स्ट्रेस के द्वारा हमारे शरीर पर क्या-क्या प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा होता है कि हम उन शारीरिक दिक्कतों को कंट्रोल करना सीखें, उन्हें कम कैसे करते हैं ये सीखें। और तीसरा है कि हम उस कंट्रोल को सीखने के बाद उसे अपनी डेली ज़िंदगी में इस्तेमाल करें ताकि हम स्ट्रेस को कम कर सकें। फोर्थ टेक्निक होती है क्रिएटिव विजुअलाइज़ेशन। इसमें क्या होता है कि हम अपने दिमाग में कोई चीज़ विजुअलाइज़ करते हैं या किसी चीज़ की पिक्चर फॉर्म करते हैं। इसमें इमेजरी और इमेजिनेशन भी यूज़ की जाती है ताकि हम अपने दिमाग में किसी चीज़ की इमेज फ़ॉर्म करते हैं, जिसकी वज़ह से हमारा आत्मबल बढ़ता है और हम अपने शरीर को रिलैक्स कर पाते हैं, दिमाग को शांत कर पाते हैं, जिसकी वज़ह से हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है। पाँचवा है कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक होती है स्ट्रेस इनोकुलेशन टेक्निक। स्ट्रेस इनोकुलेशन का मतलब होता है स्ट्रेस को खत्म करना। ये मीशनबॉम नाम के साइकोलॉजिस्ट ने दिया था। इस अप्रोच में क्या होता है कि जो नेगेटिव चीजें होती हैं या हमारे जो नेगेटिव विचार होते हैं, हम उनको पॉजिटिव विचारों से बदलते हैं ताकि स्ट्रेस कम हो सके। इसके 3 फेजेस होते हैं। पहला होता है असेसमेंट, जिसमें हम प्रॉब्लम के बारे में जानते हैं, उसको समझते हैं और उसको उस पर ध्यान देते हैं। दूसरा है स्ट्रेस रिडक्शन। उस प्रॉब्लम के प्रति हम स्ट्रेस को कम करने के तरीके सोचते हैं।
और तीसरा है एप्लीकेशन एंड फॉलो थ्रू, यानी कि उन तरीकों को हम अपनी जिंदगी में लाते हैं और उनको इस्तेमाल करते हैं स्ट्रेस को कम करने के लिए। लास्ट टेक्निक है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक है स्ट्रेस को कम करने के लिए, क्योंकि ये हमारे शरीर को बहुत हेल्दी बनाती है, ताकतवर बनाती है। इससे हार्ट का और लंग्स का फंक्शनिंग अच्छा होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, बॉडी से फैट कम हो जाता है और ये शरीर के इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, जिससे हमें बाहरी ताकतों से लड़ने की क्षमता मिलती है। हर इंसान को हर हफ्ते एटलीस्ट 4 बार 3 आधे-आधे घंटे के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए और एक्सरसाइज के 3 फेजेज़ होते हैं। पहले वार्म अप, यानी कि शरीर को गरम करना ताकि हम एक्सरसाइज के लिए तैयार हो सकें। दूसरा है एक्सरसाइज करना और तीसरा है कूल डाउन फेज, यानी कि हम अपने एक्सरसाइज करने के बाद अपने शरीर को ठंडा कर दें ताकि वो नॉर्मल स्तर पे आ सके। तो ये कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं जिनको इस्तेमाल करके हम अपनी ज़िंदगी अच्छी बना सकते हैं और इनके द्वारा हम अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ बेटर हो सकती है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरीज या डाउट्स हैं, तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसी ही साइकोलॉजी से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस के लिए गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।